हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 इसकी जो वैकेंसी आई है उसकी हम तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस की आप ये जान ही रहे हैं। और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस पे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे हमारे कई वीडियोज़ आए हैं। और वो जो वीडियोज़ आए हैं फ्रेंड्स आपने देखे होंगे। हमने जो कंटेंट आपके लिए लाया है दैट इज़ अ क्वालिटी कंटेंट, डिटेल्ड कंटेंट, ताकि आपको पूरी तरीके से एक कंप्लीट नॉलेज एक जगह एक वीडियो पे मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, हमने 2024 की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जनरल अवेयरनेस की। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं जो मुझे कंप्लीट करना है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इंडियन लिटरेचर। ये भी एक टॉपिक है जो कि जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में दिया हुआ है, लिस्टेड है। तो हम लोग इस टॉपिक को इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन लिटरेचर। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन लिटरेचर में हम ये सब टॉपिक पढ़ेंगे कि लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या फ़र्क है, संस्कृत को रोल, वेदास, उपनिषद, रामायण महाभारत, पुराण, बुद्धिस्ट की जो जैन लिटरेचर्स हैं, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिटरेचर, तमिल संगम लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, बंगाली, असमीज़, उड़िया लिटरेचर, पंजाबी, राजस्थानी, गुजरात, सिंधी, मराठी और कश्मीरी लिटरेचर। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ें आ जाएँ जो मैं प्रोनाउंसिएशन में इशू होगा, बिकॉज वो काफ़ी साउथ की लैंग्वेज है, कुछ पोएट्स साउथ की लैंग्वेज के हैं, तो उसके प्रोनाउंसिएशन पे आप ना जाएगा, बिकॉज वो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रीजनल एंटिटीज़ का अलग अलग हो सकता है। बहुत से लोग हमारे यहाँ जो उर्दू होता है, उर्दू की लैंग्वेज को हमारे साउथ इंडियंस के लोग प्रोनाउंशिएट सही से नहीं कर पाते। वैसे हम इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ की चीज़ों को सही तरीके से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाए, बट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं लैंग्वेज और लिटरेचर। देखिए, लैंग्वेज और लिटरेचर में फ़र्क क्या है। जब हम क्या होता है एक दूसरे से बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है एक दूसरे से हम बात करते हैं। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा सहारा क्या होता है, लैंग्वेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक अंग्रेज़ से बात करता है तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करता है। हम इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साउथ में लोग तेलुगु, कन्नड़, तमिल का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को, अपने विचारों को बताने के लिए। तो वो लैंग्वेज होता है। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर बेसिकली क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है उस बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, कई ऐसी बुक्स हैं, है ना, जो हमारे फिलॉसफीज़, हमारे आइडियाज़ को बताती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को गवर्न करता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने, कुछ लोगों ने पोएट्रीज़ लिखी, ड्रामा लिखा, कुछ धार्मिक किताबें जैसे कुरान है, भगवत गीता है, रामायण है, बाइबल है, ये सब क्या है, लिटरेचर्स हैं। ओके फ्रेंड्स, संस्कृत एक लैंग्वेज है। एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ, संस्कृत क्या है, एक लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत में लिखा गया वेदास क्या है, लिटरेचर है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए ना लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या फ़र्क है। अब बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत क्या है, एक लैंग्वेज है। संस्कृत माना जाता है इंडियन लैंग्वेजेस की मदर, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है संस्कृत। जो हमारे वेदास हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, धर्म सूत्रास हैं, वो सभी किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। संस्कृत हमारे देश की सबसे ज़्यादा एंशियंट लैंग्वेज है। और हमारे भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं जो लिस्टेड हैं। आर्टिकल 343 के क्लॉज 1 में हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज दी गई हैं। उन 22 लैंग्वेज में संस्कृत भी एक लैंग्वेज है। ओके फ्रेंड्स, संस्कृत में लिखा गया ऋग्वेद, ये सबसे इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है, ध्यान रखिएगा, जो कि संस्कृत में लिखा गया। ऋग्वेद क्या है, मैन काइंड द्वारा, इंसानों द्वारा बनाया गया पहला लिटरेचर, ओल्डेस्ट लिटरेचर, जिसको संस्कृत में ही लिखा गया। संस्कृत की ग्रामर की बुक भी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसको लिखा है ग्रेट ग्रामरियन पनिनी ने। क्वेश्चन पूछता है ये, पनिनी कौन थे, जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर बुक लिखी थी। ये है दोस्तों संस्कृत के कुछ अक्षर।
अब बात करते हैं संस्कृत में कुछ लिखे गए इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स, जैसे महावस्तु, इसको लिखा था महायाना स्कूल के बुद्धिस्ट लोगों ने। ललित विस्तर महायाना के लोगों ने लिखा था। राज तरंगिनी, जिसमें कश्मीर के राजाओं का जिक्र है, इसको लिखा था कलहना ने। राज तरंगिनी सेकेंड, इसको लिखा था जुनार्जन ने। अभिजानम शकुंतलम, इसको लिखा था कालिदास ने संस्कृत में। मेघदूत को लिखा था कालिदास ने। मृच्छकटिकम, इसको लिखा था शुद्राका ने। स्वप्न वासवदत्तम, इसको लिखा था भाषा ने। रत्नावली को लिखा था श्री हर्ष ने। अर्थशास्त्र को लिखा था चाणक्य ने। कामसूत्र को लिखा था वत्स्यायन ने। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेदास। देखिए वेदास जो है वो इंडिया की अर्लीस्ट नोन लिटरेचर है, मतलब उससे पहले और कोई लिटरेचर नहीं मानी गई, सबसे ज़्यादा से पहले वेदास मानी गई। वेदास जो लिखी गई बेसिकली ये 1200 से 400 BC के बीच में करीब करीब लिखी गई, और जो वेदास लिखी गई वो किस में लिखी गई? संस्कृत में। 4 वेदास हमारे पास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हर वेदास को मेनली 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, जिसमें ब्राह्मण्स हैं, उपनिषद और अरण्यक। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। वेदास इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदास को लिखा किस में गया? संस्कृत में। ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में साइंस के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, सामवेद में भक्ति के बारे में, यजुर्वेद में कर्म के बारे में, और ऋग्वेद में नॉलेज दी गई है। अब देखिए वेदास में जो ऋग्वेद है वो सबसे अर्लीस्ट है, सबसे पहला है। उसमें क्या है? भजन दिए गए हैं। उसमें क्या है? संस्कृत में लगभग 1028 भजन दिए गए हैं। और जो यजुर्वेद है वो बेसिकली सैक्रिफाइसेस ऑफ वर्शिप को बताता है। उसमें मंत्र दिए हुए हैं, अलग अलग सैक्रिफाइसेस मतलब बलि देने के, उसमें मंत्र दिए हुए हैं जो डिस्क्राइब्ड है। सामवेद में बेसिकली सॉन्ग्स, भक्ति के बारे में चीज़ें काफ़ी लिखी हुई हैं। और अथर जो वेद है इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसमें 99 बीमारियों के इलाज के बारे में कहा गया है, तो बेसिकली साइंस के बारे में बात करता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग, हर वेदा को 4 भागों में डिवाइड किया गया है मेनली, संहितास, ब्राह्मण्स, आर्णक्य और उपनिषद। हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है वो है उपनिषद के बारे में, आगे हम बात करेंगे। ऋग्वेद की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो ऋग्वेद में जो इम्पॉर्टेंट भगवान के बारे में जिक्र है उसमें है इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, वायु, अदिति और अश्विनी ट्विंस। ओके फ्रेंड्स, और जो प्रमुख जो गॉडेसेस की बात हुई है, देवियों की बात हुई है, उसमें है उषा, जिसको सनराइज का देवी मानी गई है, वाक, वाणी की देवी, पृथ्वी को अर्थ की देवी बताया गया है। अब बात करते हैं उपनिषद। देखिए उपनिषद बेसिकली क्या है कि ये वेदास का एंड है। वेदास का जो सबसे आखिरी वाला हिस्सा है वही बेसिकली उपनिषद है। उपनिषद बेसिकली वर्ड लिया गया है कि कोई एक टीचर है, उसके साथ सब बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी शिक्षा जो दे रहे हैं उसको वो नोट कर रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली उसको कहा जाता है उपनिषद। तो उपनिषद क्या हुआ? वेदास का लास्ट सेक्शन है और वेदास की एक सब कैटेगरी भी है। इसमें करीब करीब 200 उपनिषद लोग जानते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मुक्तिका। मुक्तिका क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें करीब करीब 108 उपनिषद हैं। और वेदास, इसको हम लोग वेदांता भी कहते हैं बिकॉज ये वेदा का अंत है। ये है उपनिषद। उपनिषद में और ध्यान रखिए कि उपनिषद जो है सबसे पहला उपनिषद जो लोगों ने देखा उसका नाम था बृहद आर्णक्य, जो कि यजुर्वेद के अंदर आता है, जो किसको बिलोंग करता है? शुक्ला यजुर्वेद। और एक होता है चांद योग्या उपनिषद, जो कि सामवेद को बिलोंग करता है। कई वेद थे ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो चांद योग्या है वो सामवेद को बिलोंग किया। बृहद आर्णक्य शुक्ला यजुर्वेद को बिलोंग किया। उसी तरीके से जो और इम्पॉर्टेंट उपनिषद हैं उसमें है ऐतरेय, केना, कथा उपनिषद।
उपनिषद बेसिकली क्या करता है, फिलोसफिकल लाइफ की फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को डिफाइन करता है, जैसे यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, मरने और जीने के बारे में, नॉलेज के बारे में, इसमें उपनिषद का काफ़ी जिक्र है। ये देखिए वेदास जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो उपनिषद हैं जैसे इम्पोर्टेंट में हमारा मेरा था ना बृहद आरण्यक, ये देखिए शुक्ला यजुर्वेद में आता है, ऐत्रेय ऋग्वेद में आता है, कीना चांद्योग सामवेद में आता है। ओके फ्रेंड्स, गाथा जो है वो भी यजुर्वेद का पार्ट है। तो ये है आपका वेदास और उपनिषद। अब बात करते हैं रामायण और महाभारत। देखिए रामायण बेसिकली जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी वही ओरिजिनल रामायण है, और रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने लिखा था उसको आदि कवि भी कहा जाता है। महाभारत रामायण को, ओके, और महाभारत को जो लिखा था वो लिखा था वेद व्यास ने। ओरिजिनली जो महाभारत थी वो संस्कृत में लिखी गई, जिसमें करीब करीब 8800 जो है उसमें पैराग्राफ थे, वर्सेस थे, जिनको नाम दिया गया जया। और शुरुआत में जो महाभारत लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, जिसको कहा गया जया, जिसमें 8800 वर्सेस थे। बाद में उस 8800 वर्सेस को बढ़ा के 24,000 कर दिया गया, तब उसका नाम हुआ भारत। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या हो गया, उसमें 1 लाख और फाइनल मतलब उसमें वर्सेस जुड़ गए, तब उसका नाम हो गया महाभारत। तो महाभारत जो वेदव्यास ने लिखा, पहले उसका नाम जया था, बाद में उसका नाम भारत हुआ, और सबसे लास्ट में उसका नाम कहा गया महाभारत। देखिए महाभारत में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि महाभारत में एक फेमस है भगवत गीता, ध्यान रखिएगा। भगवत गीता में बेसिकली जो भगवान कृष्ण हैं वो अर्जुन को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और ये भी बताते हैं कि भगवत गीता यही भी बताती है कि कैसे एक ह्यूमन को पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। इसी भगवत गीता को ही अडॉप्ट करके हमारे जो क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी वगैरह, है ना, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने हमारे देश की लड़ाई लड़ी, हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो सबसे पहली बार इस भगवत गीता को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया वो किया गया किसारी मोहन गांगुली ने। और फिर जो महाभारत जो कृष्ण द्वैपायन व्यासा ने लिखा था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया 1883 से 1896 में प्रताप चंद्र रॉय ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और रामायण महाभारत वाले में कि 1574 में अकबर ने जो इबादत खाना बनाया था, जिसमें बेसिकली इबादतें होती थी, ट्रांसलेशन के काम होते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन भी हुआ। महाभारत के पर्शियन ट्रांसलेशन को नाम दिया गया राजनामा। और उसी पीरियड में अकबर ने रामायण का भी ट्रांसलेशन करवाया। तो रामायण का सबसे पहला पर्शियन ट्रांसलेशन जो किया वो मुल्ला अब्दुल कादिर बदयूनी ने किया। देखिए दोस्तों कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब मुगल्स भी आए थे तो उन्होंने भी जो भारतीय संस्कृति की जो किताबें थीं उसको कन्वर्ट कराया। उसको कन्वर्ट कराने से क्या होता था ना कि देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, जब किसी चीज़ को आपको राज करना है तो वहाँ की पब्लिक को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो जब तक पब्लिक की आस्था के बारे में आप नहीं जानोगे तो आप पब्लिक पे राज कैसे करोगे। तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, किसी किताब को कन्वर्ट करने का था क्या कि वो किताब को समझ सकें अपने लैंग्वेज में, और जब उसी हिसाब से जब उनकी आस्था को वो समझ पाएंगे तो उस हिसाब से वो अपने राज शासन को अकॉर्डिंगली चला पाएंगे। अब रामायण को ट्रांसलेट किया गया अवधि में तुलसीदास ने किया। दारा शिकोह के पीरियड में उपनिषद और भगवत गीता को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं पुराण्स। देखिए पुराण वेदास और इपिक्स मतलब जैसे महाभारत रामायण के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब आती है वो होती है पुराण्स। इसमें करीब 18 पुराण के बारे में लोग जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट पुराण्स हैं उसमें ब्रह्मा है, भगवत है, पद्मा है, विष्णु है, वायु है, अग्नि है, मत्स्य है और गरुड़ है। ज़्यादातर पुराण्स को गुप्ता पीरियड के बारे में लिखा गया। और देखिए हर पुराण 5 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जिसको नाम दिया गया अमर सिम्हा। और वो अमर सिम्हा बेसिकली क्या है, मेन सर्ग, उपसर्ग, मनवंतर, वंशा और वंश चरित्र।
तो बेसिकली इन 5 चीज़ों के बारे में हमें पुराण बताता है। डिटेल में नहीं जाना आपको, बस ये ध्यान रखना है कि ये लिटरेचर्स क्या क्या आपको बताती हैं। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखिए ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो किस लैंग्वेज में लिखी गई? पाली लैंग्वेज में। किस में लिखी गई? पाली लैंग्वेज में, जो कि हमारी जो बिहार का जो रीजन है ना वहाँ बोली जाती थी। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है उसका नाम है त्रिपिटिका, त्रिपिटक। वो बेसिकली क्या है कि जो बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध ने जो अपनी टीचिंग दी, अपने जो ज्ञान उन्होंने दिया, उसको उनके अनुयायियों उनके फॉलोअर्स ने एक बुक में लिख के कंपाइल कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली ये बुद्धिस्ट की अर्लियर ग्रुपिंग थी, उनकी जो टीचिंग्स थी उनके फॉलोअर्स ने उसको बना के एक बुक बना दिया, तो वो लिटरेचर थी। जकार्ता बेसिकली एक और लिटरेचर है जिसमें ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध अपने एक्चुअल जब वो एज ए गौतम जो पैदा हुए, सिद्धार्थ गौतम, तो उससे पहले भी वो 550 बार पैदा हो चुके थे अलग अलग रूप में, चाहे वो जानवर का रूप हो, चाहे वो किसी और चीज़ का रूप हो, उस रूप में भी वो आ गए थे। और हर वो पहले के रूप के बारे में स्टोरी उस जकार्ता के लिटरेचर में लिखा गया है। जैसे देखिए ये जकार्ता की बुक है जिसमें एक बार कहा गया कि कैसे महात्मा बुद्ध एक हाथी के रूप में पैदा हुए। ठीक है, तो बेसिकली जकार्ता जो लिटरेचर है वो महात्मा बुद्ध के असली इंसानी रूप से पहले जो 550 बार जो उन्होंने और तरीके से और रूप में पैदा हुए, तो उसके बारे में जकार्ता एक ऐसी स्टोरी है, लिटरेचर है जो कि हमें बताती है, वो भी पाली लैंग्वेज में है। जैन जो लिटरेचर थे वो ज़्यादा प्रकृत लैंग्वेज में थे। किस में लैंग्वेज में थे? प्रकृत लैंग्वेज में। तो जैन जो लिटरेचर है वो प्रकृत लैंग्वेज में थे और ज़्यादातर कहाँ कंपाइल हुई? गुजरात के वल्लभी में कंपाइल हुई। जो इम्पोर्टेंट जो जैन लिटरेचर लिखे गए उसमें थे अंगास, उपंगास, प्रकृनस, चेदाप सूत्र और माल सूत्र, ये सब प्रकृत में लिखे गए। और जो इम्पोर्टेंट हैं जो जैन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिटरेचर लिखे हैं उसमें था हरिभद्र सूरी और हेमचंद्र सूरी। इन दोनों इम्पोर्टेंट लोगों ने प्रकृत में जो है चीज़ें लिखी। अदर कुछ इम्पोर्टेंट संस्कृत लिटरेचर जैसे कि आपका नाट्यशास्त्र, इसको भारत मुनि ने लिखा था। फिर धर्मशास्त्र, कुछ इम्पोर्टेंट लॉ बुक है जो कि हिंदू राजा जो थे उसमें जो वो अपना कानून चलाते थे वो धर्मशास्त्र में लिखा होता था। मनुस्मृति, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है जो कि बताती है कि मैन किसी भी समाज में मैन और वुमेन का क्या रोल है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो मनुस्मृति हम लोग को बताती है। उसी तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र लिखा था उन्होंने मौर्य के समय में। उसके बाद बुद्धचरित और सुंदरानंद, ये अश्वघोष ने लिखा था कुशाना के इस पीरियड में। ओके फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा गुप्ता पीरियड को गोल्डन एरा कहा जाता है कल्चर का, बिकॉज इसमें काफ़ी जो है लिटरेचर्स जो है वो आए। जैसे आप देखिए ध्यान से, मेघदूत था, ये सारी आप देख रहे हैं कालिदास ने क्या क्या लिखा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बुक लिखी थी, आप इसको पढ़ लीजिए। मेघदूत, ऋतु संबरम, कुमार संभवम, रघुवंशा, ये सब कालिदास ने लिखा था। उसी तरीके से देखिए अभिजनन शकुंतलम है ना, विक्रमो वशी हैं। उसके बाद मालविकाग निमित्रम, ये कालिदास ने लिखा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए मुद्रारक्ष देवचंद्र गुप्ता, ये ड्रामा था जो कि विशाखा दत्ता ने लिखा। मृच्छकटिकम, ये बेसिकली एक टॉय का ड्रामा था, ये शुद्राका ने लिखा था। उसी तरीके से कुछ पोएम्स थी समुद्रगुप्ता के प्रशंसा के रूप में, वो हरिसेन ने लिखा था, शेषा संस्कृत में लिखा गया था। उसी तरीके से चारक ने चारक संहिता बुक लाई थी जो कि मेडिसिन पे थी। उसके बाद देखिए शुस्त्र संहिता, ये सर्जरी पे बुक थी जिसको सुश्रुता ने लिखा था। मधावा नितना, ये पैथोलॉजी पे बुक थी, जांचों पे बेसिकली मधवा ने लिखा था। आर्यभट्ट ने अंत ही मैथमेटिक्स में लाए थे, इसको आर्यभट्ट ने लिखा था। पंच सिद्धांतिका, ये एस्ट्रोलॉजी बुक थी, इसको वराह मिहिर ने लिखा था। उसके बाद बृहद संहिता है जो कि जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, मूवमेंट से बात थी, इसको भी वराह मिहिर ने लिखा था। और एक बुक थी एस्ट्रोलॉजी की जिसको लगधाचार्य ने लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो कि संस्कृत में लिखी गई। और देखिए जैसे कथा सरित सागर, इसको सोमदेव ने लिखा था कश्मीर में। राज तरंगिनी जो कि कश्मीर के राजाओं के बारे में था, कल्हा ने लिखा था। गीत गोविंद को लिखा था जयदेव ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत में लिटरेचर लिखी गई।
अब बात करते हैं तमिल। देखिए तमिल या संगम लिटरेचर, देखिए साउथ में मेनली 4 द्रविडियन लैंग्वेज हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ और मलयालम है। 4 लैंग्वेज हैं। तो इन लैंग्वेज को बोलने वालों लोगों ने अलग अलग लिटरेचर को लिखा, ठीक है। जिसमें तमिल सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज तमिल इन लैंग्वेजेस की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। अगर द्रविडियन लैंग्वेज की बात करें तो तमिल सबसे पुरानी है, और जिससे क्या डेवलप हुआ, संगम लिटरेचर। क्वेश्चन पूछता है कि संगम लिटरेचर किससे संबंधित है, तो आंसर होगा तमिल। अब तमिल संगम लिटरेचर बेसिकली क्या है कि जो उस समय के जो हीरो हीरोइंस थे उनके बारे में है, उनके बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में पूरा संगम लिटरेचर है। जिसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है तमिल लिटरेचर जिसका नाम होता है तुलक्का पीएम। मैंने आपसे कहा था थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इशू आएगा, बट आप लोग समझ जाएगा। तुलक्का पीएम बेसिकली क्या है कि जो कि पूरी तमिल लिटरेचर है बेसिकली, और ये ग्रामर और पोइट्री के बारे में चीज़ बताती है। उसी तरीके से और भी कुछ हैं, देख लीजिए आप। 3000 करीब 30,000 पोइट्रीज लिखी गई हैं, जो कि एक एल्बम में जिसका नाम था इट्टू टोकोई, एत्तू तोकोई बोलते होंगे, एत्तू तोकोई। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप शायद साउथ में लोग कुछ और तरीके से करते हो, बट आप चीज़ों को समझ जाएगी, सब तमिल में लिखा गया था। और जैसे बात करते हैं कुछ और तमिल सेंट्स थे, जैसे कि बात करते हैं क्या नाम है इसका, तिरुवल्लुवर। इन्होंने लिखा था कुराल। कुराल बेसिकली एक बुक थी, एक लिटरेचर थी, जिसको तमिल के लोगों ने लिखा था, जिनका नाम था तिरुवल्लुवर। ओके फ्रेंड्स। उसी तरीके से कुछ और तमिल डिवोशनल मूवी पोएम्स थी, जिसको लिखा था नयनमार्स और अलवर्स ने, जो कि भक्ति ग्रुप के थे। और बात करते हैं कुछ तमिल क्लासिकल राइटर्स भी थे, जिसमें पहले थे इसमें कम्ब रामायणम और पेरियर पुराणम। ये कुछ तमिल क्लासिकल राइटर्स थे। और कुछ इम्पॉर्टेंट एपिक्स कहानियाँ, जैसे महाभारत और रामायण थी ना संस्कृत में, ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं तमिल में। जैसे कि बात करते हैं सिलप्पा दिकारम और मणि मेकलाई। इसको लिखा था तमिल में, किसने लिखा था, चट्टारन ने और इलांगो अडिगल ने इस एपिक को लिखा था। तो ये हो गया तमिल और संगम लिटरेचर। अब बात करते हैं मलयालम लिटरेचर। देखिए मलयालम लिटरेचर ज़्यादा केरला वगैरह में बोली जाती है और आसपास के इलाकों में बोली जाती है। ओके फ्रेंड्स। और जो 2 इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स काम हुए मलयालम में, वो थे भाषा कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र पे कमेंट्री थी, और कोका संडिसन। ये 2 इम्पॉर्टेंट जो है लिटरेचर हैं, जो कि मलयालम में लिखे गए। और जो मलयालम में लिखने वाले, मलयालम लिटरेचर में लिखने वाले जो 2 इम्पॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनका नाम था रामा पनिक्कर और रामानुज। फ्रेंड्स ये सब जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना, ये सब समझ लीजिए पूरी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एनआईएस है, और 10th लेवल की है, जो कि आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चंस में। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं तेलुगु लिटरेचर की। देखिए तेलुगु लिटरेचर, तेलुगु कहाँ बोली जाती है आपको पता होगा ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाके में तेलुगु बोली जाती है। जब आप पढ़े होंगे विजयनगर किंगडम, जब आप वो प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें विजयनगर की पीरियड आया होगा। विजयनगर पीरियड माना जाता है तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड, बिकॉज उस समय तेलुगु में काफ़ी लिटरेचर्स लिखी गई। जैसे बात करते हैं, एक पोएम लिखी गई थी, इसका नाम था उत्तर हरिवंशम। इसको लिखा था आपके नशना सोमनाथ ने, जो कि उसमें बुक्का रूलर थे विजयनगर के, उनके पोएट थे ये नशना सोमनाथ। उन्होंने उत्तर हरिवंशम लिखा था। उसी तरीके से जैसे एक राजा थे विजयनगर एम्पर के, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो कृष्ण देव राय, बहुत इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पर के ये राजा हुआ करते थे। उन्होंने खुद लिखा था आमुक्ति मलयाला तेलुगु लिटरेचर में, बहुत उनका फेमस तेलुगु ये लिटरेचर है। उसी के बाद उन्हीं के पीरियड में 8 पोएट्स उनके कोर्ट में थे, जिनको हम बोलते थे अष्टदिग्गज, और वो सब तेलुगु लिट में काम करते थे, तेलुगु लिटरेचर को में बुक्स लिखते थे। जैसे बात करते हैं ये जो उनमें कौन कौन थे, देखिए ये सब जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, ये सारे पोएट जो है उन कृष्ण देव राय के पीरियड में थे। जैसे इम्पोर्टेंट में बात करते हैं, जैसे कि देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट इनमें से हैं वो हैं अलसानी पेड्डाना, जिन्होंने मनु चरित्रम
जो है एक लिटरेचर लिखा था तेलुगु में। फिर नंदी तिम्मम, इन्होंने परिजात पहराणाम लिखा था। फिर धुरजाति, इन्होंने कालाहस्तीश्वर महात्यम और कालाहस्तीश्वर शतकम लिखा था। फिर पिंगाली सुराना, इन्होंने राघव पांडवियम और कला कला पुराणोद्यम इन्होंने लिटरेचर लिखा। फिर तेनाली रामकृष्णा पंडुरंगा महात्मायम लिखा था इन्होंने। फिर रामा राजभूषणा, इन्होंने ये देखिए सब लिखा था, हरिश्चंद्रा, नालोपाख्यानम, वासुचरित्रम। ओके फ्रेंड्स। फिर मदायगिरी मलाना, इन्होंने देखिए क्या लिखा था, राजा शेख चरित्र, जो कि उनके लड़ाइयों से और उनके लव से संबंधित था, किंग ऑफ हॉन्टी। और सबसे लास्ट में थे अय्यला रजू राम भाद्रा, इन्होंने क्या लिखा, राम भूद्यम और संग्राहम, इन्होंने ये जो है वर्क्स जो है तेलुगु में लिखा। अब बात करते हैं कन्नड़ लिटरेचर। देखिए ज़्यादातर जो जैन स्कॉलर्स थे उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे माधव थे, इन्होंने धर्मनाथ पुराण लिखा था इसी कन्नड़ में। अनदर जो जैन स्कॉलर थे जिनका नाम था उरित्ता विलासा, उन्होंने एक जैन टीचिंग्स के बारे में, जैन जो लोग शिक्षा देते थे उस पर एक लिटरेचर लिखा जिसका नाम था धर्म परीक्षे, उन्होंने कन्नड़ में ही लिखा। ओके फ्रेंड्स। कन्नड़ में जो सबसे पुरानी लिटरेचर की जो बुक मानी जाती है उसका नाम है कविराज मंग, जिसको लिखा था राष्ट्रकूट किंग थे, जिनका नाम था निरिपतुंगना अमोघ वर्षा। ये बेसिकली एक राष्ट्रकूट किंग थे, उन्होंने ये कन्नड़ में लिटरेचर लिखा था। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए पंपा थे, कि पंपा को फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न भी है, क्योंकि पंपा ने काफ़ी इसमें स्कोप किया था। पंपा जो थे जब वो बेसिकली चालुक्य अरिकेसरी के कोर्ट में एक पोएट थे पंपा, और बेसिकली देखा जाए तो आदि पुराण और विक्रमर जीवा विजया ये इन्होंने ही राइट करी थी। फिर पोन्ना और राणा ये दो और पोएट्स थे जो कि राष्ट्रकूट कृष्णा थर्ड के रूल में थे। और पोन्ना ने जो लिखा था एक इम्पॉर्टेंट एपिक, जैसे एपिक समझते हैं कहानी, जो लिखा था उन्होंने शांति पुराना। और रन्ना ने एक इम्पॉर्टेंट लिखा था जिसका नाम है अजीतनाथा पुराणो, ये इन्होंने लिखा था। और पंपा, पोन्ना और राणा जो तीन पोएट थे कन्नड़ में, इनको बोलते हैं रत्नते, 3 जेम्स, जो कि कन्नड़ में सबसे इम्पोर्टेंट है, पंपा, पोन्ना और राणा। ओके फ्रेंड्स। कन्नड़ में जो लिखे गए और इम्पोर्टेंट जो लिटरेचर्स हैं उसमें देखिए हरीश वारा जिस एक पोएट थे जिन्होंने हरिश्चंद्र काव्य लिखा, सोमनाथ चरित्र लिखा। बांधु वर्मा जीव संबोधना और हरिवम शभुयोद्या। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा साउथ की लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इशू होगा, बट आप लोग चीज़ों को समझ लीजिएगा। उसी तरीके से देखिए ये सारे पोएट्स थे, आप इसको एक बार लिस्ट आप जब पीडीएफ में आपको दूंगा तो वो पीडीएफ में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये सारे पोएट्स हैं और कन्नड़ में जिन्होंने इन लिटरेचर्स को कन्नड़ में लिखा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अब बात करते हैं उर्दू लिटरेचर। देखिए उर्दू लिटरेचर जो है बेसिकली, उर्दू क्या है, हिंदी और पर्शियन, कुछ लोग हिंदी आते थे, कुछ लोग पर्शियन आते थे, तो ये उन्हीं दोनों से ईजाद होकर उर्दू लिटरेचर बनी है। अब देखिए ना, पाकिस्तान में चाहे गिनती हो, बोली तो आप लोग समझ ही जाते हैं, हाँ उर्दू आप उसकी उर्दू समझ नहीं पाते होंगे, बट जब बोली जाती है वो लगभग हिंदी की तरह है। तो उर्दू को जैसे पुराने पोएट थे उनका नाम था खुसरो, आप लोग जानते होंगे। और बेसिकली सुल्तान बाबर के समय के थे ये, और निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोवर थे खुसरो। ओके फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने चीज़ें लिखी उर्दू में, लिटरेचर लिखी, उसका नाम था खुसरो लैला, मतलब खुसरो की जो थी इम्पॉर्टेंट जो वर्क थी खुसरो की वो थी लैला मजनू और आयन सिकंदरी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थी।
ये इम्पोर्टेंट वक्त थे खुसरो के। ओके फ्रेंड्स, कुछ और देखिए जैसे मिर्ज़ा गालिब, ये बेसिकली सारी जो पोइट्री उसका कलेक्शन था। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो तो उर्दू है ही है। और जो पंडित रतन नाथ सरसर, इन्होंने उर्दू में एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर लिखा था जिसका नाम था फसाने आज़ाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उर्दू लिटरेचर थे। अब बात करते हैं पर्शियन लिटरेचर। देखिए ये क्या हुआ कि अरबिक और पर्शियन जो इंडिया में आया वो कैसे आया, तुर्क और मंगोल से आया। ओके फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत से जो मुग़ल्स आए उससे पहले जो हमारे दिल्ली सल्तनत चलती थी, तो उन सब में कई लोग जहाँ की कोर्ट की लैंग्वेज भी थी पर्शियन। अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी ये इम्पोर्टेंट पर्शियन में पोइट्री करते थे, ये लोग पोइट्स थे। और बाबर ने खुद ही जो अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी ना, जिसका नाम था तुजुक, वो तुर्किश में ही लिखी थी। किस में लिखी थी? तुर्किश में लिखी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अकबर के पीरियड में जो क्या नाम है, जो बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो तुर्किश में लिखी थी। और अकबर के समय उनकी ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। वो किसने किया? अब्दुल रहीम ने, जिसको बाद में नाम दिया गया बाबरनामा। बाबरनामा पर्शियन में थी, बाकी तुजुक जो थी बाबर ने जो लिखा था वो तुर्किश में थी। उसके बाद जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था तुजुक जहांगीरी, इसको भी पर्शियन में लिखा था। और कुछ इंपॉर्टेंट और पर्शियन लिटरेचर हैं, जैसे अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा और आयन अकबरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्शियन लिटरेचर्स हैं। फिर हुमायूं नामा जो कि पर्शियन में लिखा था, उनकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा। पद्मावत जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, ये भी पर्शियन में लिखा था, जिसको बाद में अवध में कन्वर्ट किया गया। ओके फ्रेंड्स, पद्मावत जो थी पहले पर्शियन में थी, बाद में अवध में कन्वर्ट हुई। उसके बाद ध्यान रखिएगा शाहजहाँ की लाइफ के बारे में एक लिखा गया पाँच शाहनामा, ये लिखा था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पर्शियन लिटरेचर थे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी लिटरेचर। देखिए जैसे हिंदी लिटरेचर बात करें, पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा था चंद्र बरदाई ने, ये माना जाता है हिंदी लैंग्वेज की सबसे पहली बुक। ठीक है। रामचरितमानस आप जान ही रहे हैं, जिसको तुलसीदास ने लिखा था। कबीर ने काफ़ी दोहे लिखे थे अवध में और जो बिहारी भाषा है। सूर सागर ने सूर सागर जो थी, जिसमें कृष्ण जो भगवान कृष्ण के बच्चे जो थे वो तो उनकी लाइफ के बारे में है, उसको सूरदास ने लिखा था। फिर मीरबाई हैं, जानते ही होंगे आप, जिन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में उन्होंने राजस्थानी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी। सतसाई ये भी एक हिंदी लिटरेचर है, जिसको बिहारी जी ने लिखा था 17वीं सेंचुरी में। और जैसे देखिए इसमें भारत तेंदु हरिश्चंद्र माना जाता है कि हिंदी जगत का, हिंदी लिटरेचर का सबसे पहला ड्रामा। ठीक है। उस और सत्य प्रकाश ये भी एक फेमस वक्त था किसका? स्वामी दयानंद का, ये भी हिंदी में था। फिर निराला ये भी एक हिंदी लिटरेचर है, इसको लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी ने। और महादेवी वर्मा बेसिकली ये एक ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने वुमेंस के इश्यूज़ को फोकस किया, लिखा हिंदी में, जिसके लिए इनको पद्म विभूषण मिला था 1988 में। उसके बाद ध्यान रखिएगा शकुंतला जो थी उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने, और मधुशाला को लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट बंगाली लिटरेचर के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी के बाद जो बंगाली लिटरेचर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे बात करते हैं बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, ये सीरमपुर में बना कलकत्ता में 1800 में, जिसको विलियम कैरी ने बनाया था। ये बंगाल के ही लैंग्वेज में लिखा गया था। और विलियम कैरी को माना जाता है कि सबसे पहला उन्होंने लिखा था बंगाल की ग्रामर के बारे में उन्होंने बुक लिखी। फिर जो राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने बंगाली और इंग्लिश में ही चीज़ें लिखने चालू करी थी। आपने पढ़ा होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त,
ये 2 बंगाली राइटर्स थे उस समय के, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी जानते ही हैं, उन्होंने बंगाली लिटरेचर में काफ़ी योगदान दिया। वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो भी वहीं से आया है, बंगाली लिटरेचर से, ठीक है। आनंद मथ जो वंदे मातरम जो है, तो ध्यान रखिएगा, वो उनकी नावल थी ना बंकिम चंद्र चटर्जी की, आनंद मथ, उसी में से वंदे मातरम लिया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखिए लिखा बंगाली में हमारा जनगण मन लिखा, कितने इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए उनको 1913 में, और ध्यान रखिए गीतांजलि जो उन्होंने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उसके लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ भी लिटरेचर में मिल चुका है। ये अब बात करते हैं असमीज़ लिटरेचर, आसाम के लिटरेचर। देखिए बेसिकली क्या है कि आसाम के लिटरेचर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आसाम वालों के लिए थी। असमीज़ लिटरेचर में सबसे जो पहला लिटरेचर था वो था बुरनजीज़, ये सबसे पहला लिटरेचर था, ध्यान रखिएगा। और एक पोएट थे असमीज़ में जिसका नाम था शंकर देव, इन्होंने असमीज़ में काफ़ी पोएम्स भी लिखी हैं, ध्यान रखिएगा। और जो असमीज़ लिटरेचर के जो 2 इम्पॉर्टेंट पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं उनमें हैं 2, लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ और पद्मनाभा गोहैन बरुआ। ये बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट जो है स्कॉलर हैं, स्कॉलर थे उस समय के असमीज़ लिटरेचर के। फिर बात करते हैं उड़िया लिटरेचर। देखिए बात करते हैं उड़ीसा में जो सरला सागर का काम हुआ, वो सबसे माना जाता है कि उड़िया में सबसे पहला काम सरला सागर ही लिटरेचर है। और उपेंद्र बंजाय थे, एक पोएट थे, बेसिकली उन्होंने काफ़ी काम किया था, उन्होंने उड़िया लिटरेचर के वर्क्स में उनको ग्रोथ में काफ़ी योगदान दिया। पंजाबी लिटरेचर की बात करते हैं तो पंजाबी देखिए 2 स्क्रिप्ट में लिखते हैं, गुरमुही और पर्शियन में। और जो आदि ग्रंथ है जो कि होली बुक है इनकी, सिख गुरमुही स्टाइल में लिखी गई है। और गुरु नानक जानते ही हैं पंजाबी के सबसे पहले पोएट भी थे, उन्होंने सबसे पहली बार मतलब चीज़ें पंजाबी में लिखना चालू करी। और कुछ और पोएट हैं जो कि पर्शियन स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि पर्शियन स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पंजाबी लिटरेचर लिखी थी। जैसे फरीद हैं, उन्होंने अपनी पोएम लिखी थी आदि ग्रंथ। तो बेसिकली वो पंजाबी लिटरेचर है, बस वो स्क्रिप्ट जो है, जो स्क्रिप्ट मतलब जो लिखने का तरीका है वो पर्शियन से मैच खाता है। और गुरु तेज बहादुर ने भी आदि ग्रंथ में काफ़ी योगदान दिया। और गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने पंजाबी में एक पोएट्री लिखी थी, इसका नाम था सवैयस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि हीर रांझा, ये एक लव स्टोरी है, वो भी पंजाबी में है। सासी पुन्नू, सोहनी महाव्याल, है ना, इन सब ने जो है मतलब ये सब चीज़ें जो है पंजाबी लिटरेचर में बढ़ाने के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट हुई हैं। हीर रांझा को लिखा था जानते हैं वारिस शाह ने। फिर जो सूफ़ी पोइट्रीज़ हैं बाबा फरीद और बुल्ली शाह, ये पंजाबी लिटरेचर के लिए काफ़ी फेमस हैं। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है जिसको कंपोज किया था बुल्ले शाह ने पंजाबी में। रंग दे बसंती आप जानते ही हैं, भगत सिंह ने किया था पंजाबी में। और रान सूरत सिंह, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कहानी है जिसको लिखा था भाई वीर सिंह ने पंजाबी में ही। राजस्थान लिटरेचर जानते हैं ये हिंदी की तरह ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। मीराबाई सॉन्ग जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थानी में ही लिखी गई। गुजराती लिटरेचर की बात करें तो डॉक्टर के.एम. मुंशी जिन्होंने लिखा था पृथ्वी वल्लभा, ये गुजराती में लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। और भगवान कृष्ण की प्रशंसा में ये जो गुजराती में लिखा गया था, उन्होंने कहा नरसिंह मेहता, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन्होंने गाना गाया था बेसिकली। और नर्मद एक लोग थे, उन्होंने काफ़ी पोएट लिखी गुजराती लिटरेचर में, जिससे गुजराती लिटरेचर का काफ़ी ग्रोथ हुई। और सरस्वती चंद्रा ने एक नोवेल लिखी थी गोवर्धना राम, ये भी गुजराती में लिखी गई, जो कि काफ़ी लोगों में फेमस है। सिंधी लिटरेचर देखिए सूफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद होती है। और इसमें मिर्ज़ा खालिश बेग और दीवान कुरामल, ये 2 लोग हैं जिन्होंने सिंधी लिटरेचर को काफ़ी योगदान दिया।
मराठी की बात करें तो मराठी में अगर सबसे पहली पोएट और बनाई किसी ने तो वो सेंट जनेश्वर थे, जो कि 13 सेंचुरी में थे। और इन्होंने भगवत गीता के बारे में काफ़ी कमेंट किया था मराठी में। और इन्होंने महाराष्ट्र में ही कीर्तन ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। जो कीर्तन होता है वो महाराष्ट्र में इन्होंने मराठी में स्टार्ट किया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लगभग 2 सेंचुरी बाद, 13वीं सेंचुरी के बाद एक नाथ आए और उन्होंने रामायण और भगवत पुराण के बारे में मराठी लिटरेचर में काफ़ी कमेंट किया। उनके सॉन्ग्स काफ़ी फेमस हैं महाराष्ट्र में। उसी तरीके से तुकाराम और रामदास आए थे, जिन्होंने भक्ति पोएट्स लिखी थी मराठी में। बाल गंगाधर जानते ही हैं, इन्होंने जनरल जो केसरी चलाया था हमारे देश में, वो मराठी में ही चलाया था। कश्मीरी लिटरेचर की बात करें तो कश्मीरी में देखिए कल्हाना जानते ही हैं, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखा था संस्कृत में। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद लाल देद आए थे 14 सेंचुरी में, जिन्होंने सबसे पहली बार कश्मीरी लैंग्वेज में गाना गाया। उसके बाद जो पहला सिख वार हुआ था, तो जो जम्मू के डोगरा थे जब कश्मीर के राजा बने, तो उन्होंने क्या किया, डोगरी लैंग्वेज कश्मीर में काफ़ी फेमस हुई। उसके बाद ये हमारा देखिए दोस्तों लैंग्वेज है, हमारे संविधान में 8 शेड्यूल में दी हुई है, 22 लैंग्वेज दी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? असमीज़ है, बंगाली, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, सिंध, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, उर्दू, बोडो, संताली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 लैंग्वेज हैं हमारे देश की। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आपका इंडियन लिटरेचर। और ये जो लैंग्वेज बनाया गया, ये चीज़ें जो बनाया गया है, ये आपके बिल्कुल एनसीईआरटी और जो हमारे आपके नेशनल वेबसाइट्स हैं उनसे लेके ये मटेरियल आपके लिए बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।